नमस्कार साथियों, आज 21 जून है और 21 जून को महान साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की जयंती है। विष्णु प्रभाकर का नाम जेहन में आते ही उनकी कहानियाँ खुद ब खुद समक्ष हमारे प्रस्तुत हो जाती है और कहानियों के काफिला को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने विष्णु प्रभाकर की कहानी बंटवारा लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी के बारे में खुद विष्णु प्रभाकर लिखते हैं कि यह कहानी मेरी अनुभूत सत्य की कहानी है और इस कहानी का आधार ज्ञान नहीं, अनुभूति है। भले ही कहानी कला की दृष्टि से मैं अपनी उस अनुभूति को सही भाषा न दे पाया हूँ, पर बंटवारा मेरे अपने बुजुर्गों के परिवार विभाजन की कहानी है। उसको मैंने बहुत पास से देखा है। इस कहानी पर अश्रुगलद भावुकता का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन अपने प्रारंभिक त्रासद जीवन का प्रभाव मुझ पर पड़ चुका था। उससे मैं मुक्त नहीं हो सका। मैं अपनी माँ और अपने चाचा को किसी दूसरे रूप में चित्रित नहीं कर सकता था। तो आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर की कहानी बंटवारा उनके जयंती के अवसर पर। कहानी का वाचन किया है डॉक्टर आलोक रंजन पांडे ने। तो लीजिए सुनिए कहानी बंटवारा। नंदा जब घर में नई आई है, उसका मन एक गहरे अवसाद से भरा रहता है। उसे लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में आ पहुंची है, जहां सब उसके परिचित होकर भी अपरिचित हैं। वह जानती है कि जिन्हें पीछे छोड़ आई है वे केवल दो प्राणी हैं, देवर और देवरानी। देवर को उसने गोद में खिलाकर पाला है। आपद विपद में वह माँ के समान उस पर छाई रही है। देवरानी को एक दिन अपनी बहू की तरह घर में लाई थी, जिसके ऊपर निछावर करके अपने आप को कुछ बचा नहीं रखा था। इन्हीं दो प्राणियों को पीछे छोड़कर वह निपट खाली जान पड़ती है। उसके पति, पुत्र, पुत्रियां सदा की भांति आज भी उसके साथ है, परंतु उनके कोलाहल में उसे जीवन नहीं मालूम देता। लगता है जैसे सब दीवार के चित्र की तरह मौन नृत्य कर रहे हैं। भाव होते हैं पर स्पंदन कहाँ है उन चित्रों में। उसे इस घर में आए अभी एक सप्ताह ही हुआ है, पर मालूम होता है जैसे युग बीत गए हैं, जैसे महाकाल ने सदा के लिए दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। सहसा वह घर का काम करती करती ठिठक जाती है। कोई चिर परिचित स्वर सुनाई देता है, मानो कोई उसे पुकार रहा हो, भाभी। लेकिन अर्ध चेतना की दशा भंग होती है तो देखती है कि उसका छोटा लड़का गौरी खड़ा हुआ कह रहा है, भाभी सुना नहीं तुमने? स्कूल को देर हो गई, रोटी दो मुझे। वह कांप उठती है। देवन भी कभी ऐसे ही उसे पुकारता था। वही देवेन आज मुझसे अलग हो गया है, लेकिन यह ठीक ही हुआ। वह बुद्धिमान है, खूब कमाता है, इसलिए कुछ दिन से यह बात उसके मस्तिष्क में समा रही थी कि कुटुंब का जीवन उसकी कमाई पर अवलंबित है, परंतु शासन करती है भाभी। और शायद यही सोचा था कि भाभी का परिवार बड़ा है। मूर्ख कहीं का। विवाह करते ही उसने अपने को परिवार से अलग कर दिया। मैंने अच्छा ही किया। कल को महाभारत मचता, रही सही मोहब्बत भी मिट जाती। गलती मेरी भी है। वह जवान हो गया था और मैं उसे निपट अजान बालक ही समझती रही। पर मैं क्या करूं? मेरी आंखें तो उसी को देखती है जो कभी स्कूल से पिटकर सिसकता हुआ आकर मेरी गोद में चिपट जाता था और सुप्तियां लेता हुआ कहता था, भाभी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सबक याद नहीं होता। उसके भाई क्रुद्ध होकर चिल्ला उठते, सबक याद नहीं होता? हरामखोर, क्या कुलीगिरी करेगा? मैं कहती, देखो जी, उसे गाली मत दो। कुलीगिरी करेगा या कुछ भी करेगा, तुम्हारे आगे हाथ पसारने नहीं आएगा। वह माथा ठोक लेते और कहते, तुम इसका सर्वनाश करके रहोगी। लेकिन भगवान की माया कि वही सर्वनाशी बालक आज उनके कान काटता है। वह उसके इशारों पर नाचते हैं। सारा व्यापार उसी के कंधों पर ठहरा है। नंदा इसी तरह सोचती रहती है, आज भी सोच रही है। रात काफ़ी बीत चुकी है।
परंतु रामदास अभी तक मंदिर से नहीं लौटे। गौरी और शीला दोनों सो गए थे। छोटा बच्चा उसी के पास पलंग पर शांत निश्चित नींद की परियों से खेल रहा था। वह कई क्षण उसे देखती रही, मानो बच्चे की निश्चिंतता ने माँ को बल दिया। वह मुग्ध हो उठी। सहसा तभी किसी ने द्वार खटखटाया। वह उठी और किवाड़ खोले, देखा सामने देवेन खड़ा है। अचकचा कर बोली, अरे देवेन, कैसे आया इस वक्त? देवेन मुस्कुराया, कहा, अपने घर आने के लिए भी वक्त देखना होता है। यह आज जाना है भाभी? नंदा अप्रतिभ हुई, कुछ बोली नहीं। तब देवेन ने पूछा, भैया नहीं है? नंदा ने कहा, 10 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटते। देवेन यह जानता था, इसलिए चुप रहा। अब वे आगे के पास आ बैठे थे। नंदा ने देखा कोयले बुझ चले हैं। उन्हीं को इधर उधर करके वह बोली, उनसे कुछ काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी। देवेन ने अस्थिर होकर कहा, भाभी आज पहली तारीख है ना? हाँ। तो गोपाल को रुपए भेजने हैं। तो फिर? वही रुपए लाया हूँ। नंदा अचरज से भर आई, बोली, रुपये लाया है? क्या उन्होंने मांगे थे? देवेन चौंका, बोला, मांगते क्यों? ये 20 रुपये मैं बराबर देता रहा हूँ। नंदा बोली, जानती हूँ देवेन, तुम सदा 20 रुपये देते आए हो, पर वक्त क्या हमेशा एक सा रहता है? कल हम एक थे, आज अलग हैं। अब तेरे देने की बात नहीं उठती। देवेन हठात कांप सा उठा। क्षण भर उसे ढूंढे शब्द भी नहीं मिले। फिर साहस करके बोला, यह तुमने क्या कहा भाभी? दुकान तो सदा 2 ही रही है, घर बांट जाने से क्या हम भाई भाई भी नहीं रहे? नंदा तनिक भी नहीं झिझकी, बोली, मैं यह कब कहती हूँ? भाई का रिश्ता तो विधाता भी नहीं तोड़ सकता। परंतु बात यह नहीं है, जब साथ थे तो दुनिया के लिए एक थे। तू 300 कमाता था और वह 30, परंतु दोनों पर मेरा एक सा अधिकार था। लेकिन आज तेरे 300 पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह सीधी सी बात है, इससे भाई भाई का नाता नहीं टूट सकता। देवेन जानता है कि भाभी से बातों में कोई नहीं जीत सकता, परंतु ऐसा तर्क वह कर सकती है, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने फिर कहा, भाभी, मेरी आमदनी पर तुम्हारा अधिकार न हो, पर गोपाल का तो है, उसका चाचा तो मैं रहूँगा ही। कहते कहते देवेन द्रवित हो गया। नंदा के मर्म को इस बात ने छुआ। वह बोली, गोपाल तेरा है देवेन, परंतु इससे क्या होता है? उसके पालन का जिम्मा तो तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हम यदि अपाहिज हों तो तेरे देने की बात पैदा होती है, वरना नहीं। जब बहुत थे तो बहुत खर्च करके अपना सिर ऊंचा रखा, आज कम है तो क्या सिर झुकाना होगा? नहीं देवेन, भाभी के जीते जी ऐसा नहीं होगा। आज तुझसे लेंगे तो कल को लौटाने की बात उठेगी। इतनी शक्ति क्या तेरे भैया में है? नहीं, जाने क्या हो, भाई भाई में जो प्यार बचा है, संभव है उसे खोना भी पड़े, तब दुनिया हंसेगी। इसलिए कहती हूँ देवेन, तू लेने देने की बात मत कर। देवेन व्यापार में पारंगत है, परंतु आज भाभी के सामने उसकी सदा चेतन बुद्धि कुंठित हो चली और कुछ कह सकने में असमर्थ वह बोल उठा, तो जाऊं भाभी? हाँ, अब जाना ही चाहिए। रात बढ़ती आ रही है और घर पर बहू अकेली है। देवेन बरबस उठा। उसकी आंखों में सहज ही पानी नहीं आता, पर आज जैसे वे खुलकर रोने को आतुर हो उठी। लेकिन दुख के साथ साथ क्रोध भी उसमें कम नहीं है। इसलिए रुलाई रोककर किंचित तीखे स्वर में उसने कहा, भाभी, तुम्हारे दरवाजे पर आकर आज मैं पहली बार निराश लौटा हूँ। याद रखना, इस बात को भूलूंगा नहीं। इतना कहकर वह चला गया। भाभी नंदा हठात चकित सी उस अभेद अंधकार में दूर तक उसे देखती रही। फिर जोर से किवाड़ बंद करती हुई बोली, पगला कहीं का, भाभी को कंगाल समझता है। धीरे धीरे बात पुरानी पड़ गई। दुनिया भूल गई कि देवेन घरानों के दोनों भाई कभी अलग हुए थे। ऐसा लगा मानो वे सदा से ऐसे ही रहते आए हैं। काम काज सुख दुख में आना जाना होने लगा। देवेन सदा की भांति कमाने के लिए दिसावर जाता और तब गौरी बहुत दिनों तक चाची के पास आकर सोता। एक दिन लड़के गोपाल ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली। उसे साइंस में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। उसने माँ को लिख भेजा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जाऊँगा। नंदा ने एक गदगद होकर अपने पति से कहा,
सुनते हो, गोपाल डॉक्टरी में जाना चाहता है। रामदास ने सुन लिया। उनका भी मन गदगद हो उठा, परंतु मार्ग को रोककर जो बहुत बड़ा पत्थर उनके सामने पड़ा है वह क्या सरलता से हटाया जा सकता है। इसीलिए कहा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु पैसे के अभाव में काम कैसे चलेगा। नंदा बोली, रुपये नहीं है यह कहकर क्या लड़के की ज़िंदगी बिगाड़ी जा सकेगी। पैसे जुटाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि सभी को दी है। पुत्र का पक्ष लेकर नंदा ने पति पर जो चोट की उससे रामदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह धर्मपरायण व्यक्ति की तरह मान बैठे हैं कि विधाता जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, परंतु नंदा का विधाता पर इतना गहरा विश्वास नहीं है। इसलिए वह धीमे पढ़कर बोली, एक बात मुझे सूझती है। क्या? मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेच दीजिए, उनसे लगभग 2000 आपको मिल सकते हैं। बाकी आपकी दुकान है, उसे गिरवी रख दीजिए, धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। रामदास सहसा चिहुक उठे, कहा, क्या कहती हो तुम? नंदा समझ गई कि दुकान की बात ने मर्म पर चोट की है। बोली, और रास्ता भी क्या है? रामदास ने उसी तरह दुखी मन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। बाप दादाओं की जायदाद को छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब नंदा का नारित्व जाग उठा। क्रुद्ध स्वर में बोली, तो लड़के का गला घोंटकर मार डालने का अधिकार तो तुम्हें मिला ही होगा ना, उसी को पूरा कर लो। हाय रे भाग्य, कैसे कुल में जन्म लिया उसने जहाँ उसे जीने का हक भी नहीं है। लेकिन क्रोध में इतना कहकर दूसरे ही क्षण उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हो आई। उसने देखा रामदास बेबस से उसे देखने लगे हैं। उसका मन छटपटा उठा, आखिर वह करे भी क्या। वह गोपाल के पिता हैं, उसका उज्जवल भविष्य उनके बुढ़ापे का एकमात्र अवलंब है, परंतु पैतृक संपत्ति की ममता उसकी समझ में ठीक ठाक नहीं आई। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो एक काम करो। क्या? मैं देवेन को बुलाती हूँ, आप उससे कहना दुकान रखकर मुझे रुपया दे दे। इस प्रकार बाप दादाओं की जायदाद कुटुंब से बाहर नहीं जाएगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लड़के को पुकारा, गौरी, ओ गौरी, जा अपने चाचा को बुला ला, कहना भाभी बुला रही हैं अभी। लेकिन गौरी आए जाए कि देवेन आप उधर आ निकला। बोला, भाभी सुना है गोपाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है। हाँ भैया, वही बात सोच रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भाभी, भगवान की कृपा से 4 साल के बाद हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी हो जाएगा। भाभी और भैया दोनों गदगद हो गए। भाभी बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर देवेन, पर बात रुपये पर आकर अटक गई है, इसीलिए तुझे बुलाने भेज रही थी। देवेन हठात चौंका, मुझसे कुछ काम था, कहो भाभी। नंदा ने रामदास की ओर देखा, मानो कहा, मेरा जो काम था वह मैं कर चुकी, अब आप कहो। रामदास को बेबस ही बोलना पड़ा। धीरे धीरे अटक अटक कर कहा, देवेन, गोपाल के लिए रुपये चाहिए, इसीलिए तू मेरी दुकान गिरवी रख ले। देवेन ने सुन लिया, सुनकर सन्न सा रह गया। वाणी अवरुद्ध हो उठी। नंदा ने उसे देखा, वह समझ गई जिस व्यथा के कारण देवेन सन्न रह गया वह आकस्मिक अधिक है। अतः समझा कर बोली, देवेन, बात असल में इतनी है कि हम नहीं चाहते कि कल को दुनिया कहे कि माँ बाप ने जायदाद के मोह में पड़कर औलाद का गला घोंट लिया, और फिर यह भी बुरा होगा कि बाप दादा की जायदाद गैर लोगों के हाथ पड़े। इसीलिए तू उसे ले ले, हम न भी छुड़ा सके तो अपने ही घर में रहेगी। देवेन को अब वाणी मिली। बोला, भाभी तुम ठीक कहती हो, ये व्यवहार की बातें हैं और व्यवहार कुशल आदमी बहुत दूर की सोचता है, परंतु कभी कभी जो अपने सबसे पास है उसी पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। नंदा बोली, नहीं समझी मैं तेरी बात। वह फिर बोला, सोचूंगा भाभी, ऐसे कामों में जल्दी करना अच्छा नहीं होता। देवेन की इस बात से भाभी और भैया दोनों अनमने हो गए। सच तो यह है कि उन्हें यह स्वर अच्छा नहीं लगा। देवेन चला गया। नंदा की मुद्रा जटिल हो चली। प्रश्न हल करने का जो गुण उसने ढूंढ निकाला था उसने तो प्रश्न को और भी जटिल कर दिया था। लेकिन अब क्या करे, तीर कमान से निकल चुका है। उनका डर सच निकला। संध्या होते होते देवेन ने कहला भेजा, मैं दुकान न रख सकूंगा। 3 दिन बाद देवेन जब प्रदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी विद्या घबराई हुई आई। बोली, अजीत, तुमने कुछ सुना क्या?
जीजी जी ने अपना सब जेवर बेच दिया। सुनकर सहज भाव से देवेन ने कहा, जानता हूँ भाभी गोपाल को डॉक्टरी पढ़ाने भेज रही हैं, जेवर का इससे अच्छा इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है। विद्या उसी तरह बोली, और आपके भैया ने अपनी दुकान उठा दी, वह किसी के साथ कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। अब देवेन चौंका, कहा, यह किसने कहा तुमसे? शची की बहू ने, उसी ने मालिक के साथ तुम्हारे भैया को साझा किया है। वे रुई का सौदा करने की बात सोच रहे हैं। देवेन अनमना हो गया, बोला, भैया रुई का सौदा करेंगे? जी, वह अब खूब रुपया कमाना चाहते हैं। सचमुच? न जाने क्या हुआ कि उसके हृदय में एक विचित्र घबराहट भर चली। उसका स्वर शिथिल होने लगा। वह शून्य में ताकता हुआ कहने लगा, विद्या, भैया ने परसों मुझसे भी कहा था। उत्सुक विद्या बोली, क्या कहा था? कि मैं उनका दुकान लेकर उन्हें रुपया दे दूं। फिर क्या? मैंने इनकार कर दिया। विद्या ने गहरी सांस ली, कहा, ठीक तो किया, सगे संबंधियों से लेन देन करना दुश्मनी पैदा करना है। हाँ विद्या, भाभी ने एक दिन मुझसे यही बात कही थी। उनकी बातें मैं खूब याद रखता हूँ, परंतु भैया धर्मभीरु व्यक्ति हैं, वह सौदा करना नहीं क्या जाने। विद्या बोली, औलाद को पालना भी तो एक धर्म ही है। गोपाल से जब इतनी आशा है तो उसके लिए सब कुछ करना ही होगा। देवेन अब मुस्कुरा उठे, कहने लगे, ठीक है विद्या, आशा सब कुछ करा लेती है, मैं व्यर्थ ही डर गया था। अच्छा, मैं भैया से मिलाऊं? कल सवेरे ही हमें चले जाना है। और देवेन चला गया। तब विद्या का मन न जाने क्यों आप ही आप अंदर से उमड़ने लगा। वह अनमनी सी सामान सहेजने लगी, सोचने लगी, वह उदास हैं, जीजी जी का घर बिगड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, सब कुछ अजीब है, कहीं कोई तुक नहीं है, न जाने क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे संध्या आ गई, उनका सामान बंध गया। देवेन घर लौट आया। विद्या ने देखा उसके हाथ में एक कागज़ है। पूछा, यह क्या है? सरलता से देवेन ने कहा, यह भैया की दुकान का कागज़ है। विद्या जैसे शहर उठी, बोली, क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ विद्या, मैंने भैया की दुकान ले ली है, कहकर उसी तरह उस कागज़ को टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। विद्या हतबुद्धि बोली, आप क्या कर रहे हैं आखिर? सोचता हूँ कहीं पागल ना हो जाऊँ, इसीलिए उसके कारण को समूल मिटा देना चाहता हूँ। विद्या की समझ में खाक भी नहीं आया, उसी तरह घबराई सी कहने लगी, क्या कहते हैं आप? इतने रुपए क्या यूँ ही फेंक दिए जाएंगे? देवेन ने कहा, नहीं विद्या, भाभी को जानता हूँ, उन्हीं के गोद में पलकर तो इतना बड़ा हो चुका हूँ। रुपए होंगे तो रुकेंगी नहीं, और जब देने आएंगी तो मैं लौटाऊंगा भी नहीं, ब्याज तक ले लूँगा, व्यवहार की बात है, इसमें नाते रिश्ते बंधन नहीं बन सकेंगे। विद्या बोली, मैं नहीं जानती कि यह सब क्या हो रहा है। देवेन अब हंस पड़ा, बोला, हाँ मैं भी नहीं जानता विद्या की यह सब क्या हो रहा है। उनसे जाकर जब मैंने कहा मैं दुकान लेने को तैयार हूँ तो सच कहता हूँ। भाभी बोल सकने में एकदम असमर्थ नादान बालक की तरह रो पड़ी। विद्या, आज मैंने जीवन में पहली बार भाभी को रोते देखा है। मैं हंसता हूँ, तुम गुस्सा करती हो, करो, पर मैंने आज भाभी को रोते देख ही लिया। कहते कहते देवेन उत्तेजित हो उठा। उसने कागज़ के खूब छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें आग में डालकर बोला, सुनो विद्या, रुदन और हास्य का यह दृश्य यहीं समाप्त होता है। प्रार्थना करता हूँ कि समाप्ति का यह समाचार दुनिया तक न पहुँच सकेगा। आगे उसकी वाणी रुक गई। मार्ग में आंसू अड़ आए थे। कैसी लगी आपको विष्णु प्रभाकर की कहानी बंटवारा? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और लोकबात चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। यदि आप कोई अन्य कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।